नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। तेजस्विनी में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी व्यक्तित्व से मिला रहे हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति, कला और जीवन शैली को अपने जीवन में उतारा है, जो एक जानी मानी योगाचार्य भी हैं और साथ ही एक नृत्यांगना भी। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करा रहे हैं जिनका नाम है आचार्य प्रतिष्ठा। अगर योगाभ्यास की कोई उम्र नहीं होती तो शायद योग प्रारंभ करने की भी कोई उम्र नहीं हो सकती। ऐसा आचार्य प्रतिष्ठा से मिलकर ही जान पड़ सकता है, जिन्होंने महज 3 साल की आयु से ही अपने पिता प्रख्यात योगाचार्य भारत भूषण जी से योग की शिक्षा हासिल करनी शुरू कर दी। यही नहीं, योग के साथ साथ प्रतिष्ठा ने कथक नृत्य की शिक्षा भी बहुत छोटी उम्र से ही प्रारंभ कर दी, जिसका परिणाम है कि आज प्रतिष्ठा योग गुरु होने के साथ साथ एक जानी मानी नृत्यांगना भी हैं। कथक नृत्य के क्षेत्र में उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। पिता योगाचार्य भारत भूषण जी से विरासत में मिली योग परंपरा को देश विदेश में योग शिविर लगाकर प्रचारित और प्रसारित करने के साथ साथ प्रतिष्ठा ने देश विदेश में कई बड़े मंचों पर कथक की प्रस्तुतियां भी पेश की हैं। कथक, योग और आध्यात्मिकता पर कई पुस्तकों की लेखक प्रतिष्ठा एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सबसे कम उम्र की योगाचार्य कहलाने का गौरव हासिल करने वाली आचार्य प्रतिष्ठा हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं आचार्य प्रतिष्ठा से, जो कि एक जानी मानी योगाचार्य हैं और कथक की एक जानी मानी नृत्यांगना भी। तो 2 in 1 कह सकते हैं हम आचार्य प्रतिष्ठा को। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य प्रतिष्ठा आपका। जब हम आचार्य कहते हैं तो हमें लगता है कि किसी उम्रदराज शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप एक युवा तेजस्विनी हैं, एक युवा योगाचार्य हैं। ये बताइए कि योग में किस प्रकार से, ये कहते हैं ना कि एक आपकी जीवन दृष्टि बनती है और उसी तरफ फिर चलती जाती है, तो कैसे योग की तरफ ये आपका रुझान हुआ? जी, हमें लगता है हमने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें ऐसे परिवार में जन्म मिला कि पूज्य गुरुदेव पद्मश्री से सम्मानित भारत भूषण जी, वो हमारे पूज्य पिताजी हैं। तो बचपन से संस्कारों में हमें योग मिला। और योग सिर्फ संस्कारों में मिला ही नहीं, योग ने एक एज अ होल अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा लाभान्वित किया है। चाहे हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें, संगीत की बात करें, एजुकेशन की बात करें, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बात करें, सभी में जो है योग का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि योग का अर्थ ही है कि योगः कर्मसु कौशलम, फुल परफेक्शन इन योर वर्क इज योग। आप जो है इतने परफेक्शन से बैठ करके अपनी एंकरिंग कर रही हैं, यही योग है। यानी हर कार्य जब हम परफेक्शन के साथ करते हैं तो वो योगमय हो जाता है, और अगर परफेक्शन नहीं है तो जहाँ योग होता है वहाँ परफेक्शन स्वतः आ जाता है। क्या बात है जी। तो आचार्य प्रतिष्ठा, आपके बारे में तो हम कह सकते हैं कि आपने शायद शुरुआत से ही कहीं योग को सुन लिया, उसे धारण कर लिया। ये बताइए कि पहली परफॉर्मेंस कब हो गई थी योगा की? लगभग हमें जहाँ तक याद है कि हम 2.5 साल के रहे होंगे, तो हमारे पूज्य पिताजी के साथ हम जाते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे, और आपके इसी दूरदर्शन पर ही 3 साल की आयु में हमने उन्हीं के साथ योग के डेमोन्स्ट्रेशंस दिए। और इसी प्रकार से 3.5 वर्ष की आयु में हमारी प्रथम परफॉर्मेंस अपने नृत्य कला की हुई। और 3 वर्ष की आयु से हमने नृत्य की शिक्षा लेनी आरंभ कर दी थी। अच्छा, तो 3 बरस से ये कह सकते हैं हम, ये यात्रा शुरू हो गई आपकी। तो फिर क्या मतलब शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई? आप क्या पढ़ाई कर रही थी, कैसे चल रहा था, और योग साथ साथ कैसे चल रहा था? और जब आप योग करती थी तो बाकी जो बच्चे होते होंगे, सहपाठी होते होंगे, मित्र होते होंगे, दोस्त होते होंगे, तो वो क्या कहते थे कि मतलब भाई क्या चल रहा है ये? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। हम कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में हमने अपनी पूरी पढ़ाई करी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपना ग्रेजुएशन भी किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आगे हमने कथक नृत्य में किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक से हमने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करी। योग की शिक्षा कब से शुरू हुई? तो मैं तो कहती हूँ जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी तब से ये शिक्षा आरंभ हुई, क्योंकि घर में हमें वही माहौल मिला।
और अलग तो सबको लगता ही था, क्योंकि स्कूल जाते थे तो सबको लगता था कि ये कुछ अलग है, 4 बजे उठ जाते हैं, यज्ञ करते हैं और योग को इन्होंने अपनाया है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा एक ही बात कहते थे कि जीवन में जब भी तुम कुछ अलग करोगे तो 3 चीजें होंगी। अच्छा। सबसे पहली चीज होगी उपहास। अच्छा, सबसे पहले लोग हंसेंगे, हाँ, मजाक उड़ाएंगे, अरे ये करेगा, हाँ, ये तो कर ही नहीं सकता। हाँ। जब आप उपहास को पार कर जाएंगे, आप दृढ़ रहेंगे, आपका संकल्प नहीं टूटेगा, तो दूसरी चीज होगी विरोध। कहेंगे कि जाओ, हमने इससे बात करते हैं, अब ये हमारे ग्रुप का मेंबर नहीं है। और जब आप विरोध को भी पार कर जाएंगे, यानी दृढ़ रहेंगे, तब तीसरी चीज होगी स्वीकृति। तो हम सौभाग्यशाली थे कि बिल्कुल विरोध उपहास सब हुआ, लेकिन स्वीकृति मिली। और आज शायद उस विरोध और उपहास का ही नतीजा है कि ऐसी स्वीकृति वर्ल्ड वाइड मिल रही है कि 2007 में आज दी यंगेस्ट योगाचार्य हमें इंट्रोड्यूस किया गया, और तब से ये यात्रा निरंतर चल रही है। हमने हमेशा यही प्रयास किया, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि जब यंगस्टर्स, हमारा जो यूथ है, वो अपने जैसे किसी को देखता है तो आकर्षित होता है। अभी तक एक माइंडसेट था कि नहीं ये काम तो हम बुढ़ापे में जाके करेंगे, जरा एक उम्र के बाद करेंगे। इनफैक्ट एक उम्र में भी ये सोचते कि बेटी के हाथ पीले हो जाएं फिर करेंगे। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या में प्रयच्छति। हे अर्जुन, तू जिस भी स्थिति में है, तू मेरी ओर चल, मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। तो ऐसी ही योग साधना है। अगर आप अपने विकारों से मुक्त होकर हमारे पास आएंगे तो हमारी आवश्यकता ही क्या है। आप विकार युक्त होकर के आइए, विकार मुक्त करना हमारा काम है। और योग की साधना जिस पड़ाव पर, जिस स्टेज पर आप खड़े हैं, आप अपनी यात्रा आरंभ कर दें। क्योंकि सहारनपुर के स्टेशन पे खड़े होकर के हम ये सोचते रहे कि जो है राजधानी वो यहीं आएगी, तो राजधानी वहाँ नहीं आएगी। कोई लोकल ट्रेन पकड़ के पहले दिल्ली पहुंच जाइए, फिर राजधानी भी मिल जाएगी। यानी जहाँ है यात्रा आरंभ करें, गंतव्य निर्धारित है तो हम गंतव्य तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। तो योग तो आपको बहुत मदद करता होगा, आप नृत्य में और कथक नृत्य में पारंगत हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों में एक रिश्ता तो कहीं ना कहीं है ही। योग से उसको कितनी मदद मिली होगी, तो क्या यही एक वजह थी जिसकी वजह से आपने सोचा कि मैं अब नृत्य कला में भी कुछ हासिल कर लूं? बचपन से नृत्य के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान था। और बचपन से मुझे अभी भी याद है, जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी तो मेरी टीचर ने पूछा कि आप बड़े होके जो है क्या बनना चाहते हैं। तो हमने कहा कि योग और नृत्य को मिला करके ही हम आगे कार्य करना चाहते हैं। तो हमने उसमें कार्य किया। और सिर्फ आपने पूछा कि नृत्य में योग कितना हेल्पफुल है, नृत्य में तो योग बहुत हेल्पफुल है। चाहे वो ब्रेथ कंट्रोल है, चाहे आपका स्टेमिना है। हमें जीवन में क्या चाहिए? स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड, दिस इज ऑल व्हाट वी नीड। वो तीनों चीजें योग से मिलती हैं, और ये तीनों तो बहुत छोटी चीजें हैं। हमने बचपन से अपने गुरुदेव से सीखा, पद्मश्री स्वामी भारत भूषण जी से, कि योग से जो आप चाहें वो पा सकते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर है, चाहे वो सोशल लेवल पर है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है, मेंटल लेवल पर है, या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर है। सो इट्स योर चॉइस कि आप जीवन में जितना ऊंचा उठना चाहते हैं या जितना गहरा उतरना चाहते हैं, या आप दोनों चीजें चाहते हैं। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस। और जैसे मैंने कहा कि गंतव्य निर्धारित करें। अक्सर लोग कहते हैं कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अपना सामंजस्य बिठा पाते हैं, तो हम तो कहते हैं योग का तो अर्थ ही है बैलेंस। योग का सीधा सा अर्थ है बैलेंस। और इसीलिए हिंदी की जो मार्कशीट है उसमें योग लिखा होता है, अंग्रेजी की मार्कशीट में टोटल लिखा होता है। तो अगर हम शब्दार्थ में जाएं तो योग का अर्थ है टोटल। जब हम टोटलिटी में अपने जीवन को जीते हैं, यानी कहीं पर प्रभु की इतनी कृपा है कि हर श्वास में हम ये अनुभव करें कि प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां वो धन्यवाद का भाव आ जाता है, और इसी को हम योग की भाषा में कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। यानी योग सिर्फ कसरत नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज कर ली वो योग है, नहीं। मैं असल में आचार्य इसी पे ही जानना चाह रही थी कि क्या फर्क है एक व्यायाम करने में, एक एक्सरसाइज करने में। और आजकल तो कई तरह की एक्सरसाइजेस चली हैं, कई तरह के नाम चले हैं, उनके साथ नृत्यों को भी जोड़ दिया गया है। उनमें और योग में क्या फर्क है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और ये शायद आज की डिमांड है इसका उत्तर। योग में और दूसरी, योग व्यायाम नहीं है। पहली चीज तो ये, अगर योग व्यायाम होता तो हम तंदुरुस्ती की बात करते, स्वास्थ्य की बात ना करते। जहां तन, सिर्फ हम तन तक इन्वॉल्व हैं। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, और इवन हम जब WHO की हेल्थ की परिभाषा को देखते हैं, तो इट्स द परफेक्ट वेलबींग ऑन फिजिकल, मेंटल
सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो योग जो है वो यम और नियम से शुरू होता है, जिसमें अहिंसा भी है, सत्य भी है, अस्तेय भी है, शौच भी है। यानी अगर प्रत्येक व्यक्ति योग को अपना ले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को शुचिता का अभियान ही ना चलाना पड़े, क्योंकि योग हमारे डे टू डे लाइफ से हट गया। इसलिए हमें ऐसे अभियान ला करके अपने अस्तित्व की ओर ही हमें दोबारा याद दिलाना पड़ता है। इसी प्रकार से उसमें ईश्वर प्रणिधान भी है, उसमें संतोष भी है। और फिर आगे जाते हैं तो आसन का अर्थ आ जाता है स्थिर सुखम आसनम, यानी आप एक पोस्चर में कितनी देर तक स्टेबिलिटी से रह सकते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप कह रहे इतनी तरह के योग चल गए, इससे बड़ी विडंबना की बात क्या है कि आज योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड प्राणायाम, ऐसे ऐसे कोट्स को हम यूज करने लगे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम योग का जो मूल रूप है उसको दूर कर रहे हैं अपने आप से। योग मात्र कसरत नहीं है, योगा इज नॉट अ मियर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। कैसे जिएं, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, इसीलिए कहा गया खावत पीवत सोवत जागत नेकु बिसर नहीं जाए, यानी खाते पीते सोते जागते यू हैव टू बी अ 24 आवर योगी। और उससे भी आगे कहा गया कि कैसे ये शरीर त्यागें, ये भी हमें योग सिखा देता है। अच्छा, यूथ को कैसे हम योग से जोड़ें, और इस बार का तो थीम ही यही है कि युवाओं को कैसे हम इससे जोड़ें। अक्सर हमने देखा है कि युवा जो है किसी फैड के ऊपर चलता है कि एक ये है तो अब ये ही करना है, वो उसका फैड हो जाता है और उसी पे चलता है। योग को किस प्रकार से हम युवाओं के साथ जोड़ सकते हैं, इसकी कितनी बड़ी जरूरत आप आज महसूस करती हैं? कितने ऐसे कार्यक्रमों को चलाया जाना चाहिए जिससे यूथ इससे कनेक्ट हो और जैसे कह रही हैं आप पूरी जिंदगी में योग उतर कर आ सके? और जब हम यूथ की बात करते हैं तो अक्सर ये पूछा जाता है कि हमारा जो इंडियन यूथ है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइज हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ कि अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट, तो उसमें चिंता का कोई विषय नहीं है, सिर्फ जो है सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है, उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान कराने की आवश्यकता है। और वो स्वरूप का ज्ञान, इसके लिए 2-3 चीजें। एक तो जैसा हमने कहा कि जब आप अपने जैसे किसी को देखते हैं तो आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, यानी हमें रोल मॉडल सेट करने होंगे कि ये यूथ हैं जो इसको कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है, इसमें थोड़ा सा योगदान हमारे अध्यापकों को और हमारे पेरेंट्स को देना होगा। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जिस बच्चे को बचपन से ये बताया जाए कि हिंदी बोलना गलत है, अंग्रेजी बोलना सही है, तो उसको कभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो हमेशा सोचेगा मेरी चीज जो है उसे हीन भावना से देखा जा रहा है। आप कहें आपको जुम्बा करना है, आपको एरोबिक करना है, बिल्कुल करिए, लेकिन योग को जानना बहुत जरूरी है। आपको वेस्टर्न डांस करना है, आपको इस तरह का डांस करना है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य को जानना जरूरी है। यानी जब तक आप उन्हें अपने अस्तित्व की पहचान नहीं कराएंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमारे पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स बच्चों को लेकर के आते हैं कि आचार्य जी बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपने उसमें कम किया, उसको ये भाव जगा करके कि तुम्हारी चीज हीन है, वो चीज पेरेंट्स के लेवल पर खत्म होनी चाहिए। और बाकी तो हमारी सरकार इतना कार्य कर रही है। मैं तो अपने हर चैनल पर पिछले 1 वर्ष से यही कहती हूँ कि एक नरेंद्र वो थे जो निकले और विश्व भर में योग का परचम लहराया, उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। एक नरेंद्र ये हैं जो आज निकले और विश्व भर में योग का परचम 177 देशों ने उसे मान्यता दी और इतने अच्छे से उसे अपनाया है। और ऐसा नहीं है कि हम कार्य तो योगी लोग बहुत समय से कर रहे थे, पर उसको जो रिकॉग्निशन आज मिला है वो सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और 21 जून का दिन तो निर्धारित है जो कि विश्व योग दिवस के रूप में जाना जाता है। और आज हमारे साथ योगाचार्य प्रतिष्ठा यहाँ मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं, जो कि यंगेस्ट योगाचार्य का भी खिताब जिनको मिला हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तेजस्विनी में और तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम तेजस्विनी में बात कर रहे हैं। आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ हैं जो कि एक जानी मानी योगाचार्य हैं और साथ ही एक नृत्यांगना भी हैं। और उनके अनुभवों से हम ये जान रहे हैं कि किस प्रकार से नृत्य और योग का ये खूबसूरत तालमेल आपके रूप में हमें नजर आ रहा है। तो आचार्य जी बताइए कि किस प्रकार से हम
योग साधना कर सकते हैं अपने नियमित जीवन में? कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं अब साधना करनी है तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा, है ना, अब हमारा तो ज्यादातर टाइम ऑफिस में गुजरता है, योग के लिए हम कब समय निकालें? ये एक बहुत सवाल है और मेरे ख्याल से यूथ के मन में और ज्यादा है, क्योंकि उसके जीवन में और 10 अट्रैक्शंस भी हैं, तो उसमें योग कहाँ शामिल हो और कैसे शामिल हो? लोग करना चाहते हैं लेकिन कई बार इन चीजों की वजह से भी हिचक जाते हैं और फिर शुरू नहीं कर पाते। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला प्रश्न तो आपने ये किया कि हम जैसे दफ्तर में बैठे रहते हैं, तो हमने खास तौर पे ऐसे कुछ कार्यक्रम, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स, उसको कैप्सूल कह दें, इस तरह के कैप्सूल्स बनाए कि आप दफ्तर में बैठे बैठे भी योग कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए जैसे मुद्राएं हैं, प्रावधान तो नहीं है कि आप चलते फिरते या टेलीविजन देखते हुए या काम करते हुए करें, बट हम हर चीज समय के साथ साथ बदलती है। परिवर्तन इंसान का मूल स्वरूप है और वो प्रतिक्षण परिवर्तित होता है। ये तो विज्ञान भी कहते हैं कि हमारा बॉडी भी प्रतिक्षण परिवर्तित होता है। तो इतनी पुरानी जो हमारी ये साइंस है उसमें बहुत से परिवर्तन भी समय के साथ आए हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, जो बड़े बड़े योग गुरुओं ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आश्रम में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, आप दफ्तर में बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए कर सकते हैं। और जहाँ तक यूथ की बात है, तो अब तो सरकार के लेवल पर इतना कुछ हो रहा है कि कॉमन प्रोटोकॉल बना दी गई, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो सब जितने भी सोशल मीडिया है वहां पर अवेलेबल है, उनको लिया जा सकता है। और उससे भी आगे की बात करें तो गुस्सा छोड़ दीजिए, इससे बड़ा और योग क्या है? दिन में 3 बार अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, आप सोच रहे हैं योग का आरंभ करना है, कैसे करें? दिन में 3 बार आप अपने पेट को ढीला छोड़े, लंग्स को ढीला छोड़े, दिल खोल करके हंस दीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। और भी आसान बात कह रहे हैं, ऑफिस में हंसे भी कैसे? मतलब ऑफिस में हम स्ट्रेस तो दे देते हैं एक दूसरे को, लेकिन हंसना नहीं चाहते हैं। तो उससे भी आगे दिन में 3 बार जब आपको समय मिले, थोड़ी देर के लिए अपनी कमर सीधी करके बैठे, गहरा श्वास लें और ये अनुभव करें। दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्फ टॉक, है ना? आप हम सब अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव होती है क्योंकि वो अननोइंगली हो रही है। इसको हम भारत योग के अंतर्गत सेल्फ टॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। जब हम अपने आप से बात करते हैं पॉजिटिव, यानी जब आपने गहरा सांस लिया तो ये अनुभव करना कि आई एम ब्रीदिंग इन, आई एम टेकिंग इन ऑल द पॉजिटिविटी। जब मैं सांस छोड़ूं तो एनीथिंग विच नो लॉन्गर सर्व्स मी, जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं, और हम सबके पास ऐसी बहुत सारी चीजें, चाहे क्रोध है, स्ट्रेस है, ईर्ष्या है, वो हमें सर्व नहीं करती, इनफैक्ट हमसे ले जाती हैं बहुत कुछ, उनको एक्सेल कर दिया। ऐसी गहरी 3 सांस दिन में 3 बार लें, आप देखेंगे जीवन में परिवर्तन। आप इस बात से बिल्कुल मानेंगी कि 24 घंटे में हमें एक बार भी याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं, विच इज द बिगेस्ट डिवाइन गिफ्ट। तो हर श्वास में अगर उस ऊपर वाले को ये धन्यवाद ही करते चले कि प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद। हम शिकायत तो बहुत जल्दी करते हैं, यानी ये सब चीजें योग के अंतर्गत आती हैं। सुबह उठ करके थोड़ा सा समय प्रकृति के साथ बिता लीजिए। सूर्य नमस्कार तो मतलब मैं तो कहती हूँ कि वो तो हमारे डीएनए में है, सूर्य नमस्कार। सूर्य की किरणों को अपने सीने पर, अपनी नाभि पर धारण करें तो आज जो देश विटामिन डी की डेफिशिएंसी का कैपिटल बनता जा रहा है, बिल्कुल वो चीज खत्म हो जाएगी। आपके जोड़ों में दर्द रहने लगा क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आप कुछ नहीं करें, सुबह जब सूर्य उदय होते हैं उसके पहले आप बिस्तर छोड़ दीजिए, हाँ, और थोड़ी देर सूर्य की किरणों को अपने सीने पर धारण करें, या तो इस कलर के वस्त्र धारण करके या फिर आप कुछ नहीं धारण करके। जो पुरुष लोग हैं वो नग्न अवस्था में इसको धारण कर सकते हैं। नाभि पर और सीने पर उन किरणों को लें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ जाएगा। ये डे टू डे लाइफ की चीजें हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। कितनी देर योग करना चाहिए? और क्या इसमें ये भी है व्यवस्था कि मतलब आप नाश्ता करके करें या बिना नाश्ते के करें, खाने के बाद करें, पहले करें? क्या वक्त निर्धारित है योग करने के? जब हम अभ्यास की बात करते हैं, जो क्रियाएं हैं, तो उनको हमें सुबह खाली पेट या शाम को खाली पेट करना चाहिए, या किसी और समय भी आप करते हैं। सो देयर शुड बी एन आइडियल गैप ऑफ 3 आवर्स आपके भोजन के बाद योगाभ्यास में, क्योंकि आप इसको फिजिकल लेवल पर कर रहे हैं। लेकिन जब आप आचरण के रूप में करते हैं तो जिसे फिर आप उसको 24 घंटा निश्चित रूप से करना चाहिए। यानी प्रण ले लें, हम जब योग के हमारे शिविर होते हैं तो हम सिर्फ कसरत नहीं सिखाते, और आप बिलीव करेंगे कि हमारे आश्रम से मैक्सिमम यूथ जुड़ा हुआ है। और यूथ इतना, क्योंकि यूथ तो वो चीज है जिसे अगर आपने उद्देश्य दे दिया ना तो फिर वो भटकता नहीं है, यानी उसको मजा आ गया, मजा आ गया तो फिर। और गुरुदेव कहते हैं योग मजा है, सजा नहीं है। जब हम उसे मजे के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो जीवन में पॉजिटिव बदलाव। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ बहुत जिमिंग करता है, बहुत तरह के वो ड्रिंक्स पीता है, एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोटीन के ड्रिंक्स, और साथ में दबा के जिमिंग। और एक फैशन सा ये भी है कि आप जितने स्लिम ट्रिम दिखेंगे उतने ही आप अच्छे दिखेंगे।
तो क्या इसको भी योग के द्वारा किया जा सकता है? बहुत बार लोग ये कहते हैं कि साहब योग में तो बड़ा समय लगेगा, हमें तो 6 महीने में ऐसा रिजल्ट निकालना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। एक हफ्ते भले ही वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। ये इस तरह की जो धारणाएं हैं, मतलब योग को कैसे दूर करना अगर चाहिए? हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने तो बहुत है। योग में आप 1 हफ्ते में रिजल्ट देखते हैं, उसी दिन रिजल्ट देखते हैं आप। ये मतलब अगर हम सिर्फ वेट लॉस की ही बात करते हैं तो योग के माध्यम से वेट लॉस करना सबसे आसान है, क्योंकि योग एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। बाकी फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस हमारे मसल्स को इफेक्ट करते हैं। मस्कुलर एक्सरसाइज और ऑर्गन्स को एक्सरसाइज देना 2 डिफरेंट चीजें हैं। साथ में आप सिर्फ अगर सैर भी करने जाते हैं सुबह तो आप देखते हैं हमारा वेट तो घट गया, लेकिन जहां से घटाना था वहां से नहीं घटा, राइट? क्योंकि योग अगर आप करते हैं तो आप इंचेस में लॉस करते हैं, और जहां से घटाना है, आपको लग रहा है मेरे बाजू ज्यादा मोटे हो गए, नहीं आज तो हमारे एब्स हमें बनाने हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं कि आचार्य जी एब्स बनाने हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि एब छोड़ दो, एब्स अपने आप बन जाएंगे। ये अच्छा है, एब छोड़ दो तो एब अपने आप बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि योग से हम वेट लॉस नहीं कर सकते। वेट लॉस तो योग का एक बहुत ही आसान सा बेनिफिट है। शरीर को स्वस्थ रखना योग के द्वारा एक बहुत आसान बेनिफिट है। योग उससे बहुत ज्यादा कुछ देता है। और अगर हमारा यूथ जिमिंग करता है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हमारे गुरुदेव खुद मिस्टर इंडिया रहे हैं, द ओनली वेजिटेरियन मिस्टर इंडिया, लेकिन उन्होंने जिम्नेजियम एक्सरसाइजेस के साथ साथ योग को जोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी एक लेवल के बाद स्टिफ होनी शुरू हो जाती है। अकड़ता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जितना आप बॉडी को फ्लेक्सिबल रखेंगे, अपने आचरण को फ्लेक्सिबल रखेंगे कि हर परिस्थिति में हम फ्लेक्सिबल हैं, तो जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि खास तौर से बहुत सारी ऐसी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां आजकल हो रही हैं, चाहे वो हृदय रोग हो, स्ट्रेस की वजह से काफ़ी सारी मेंटल तकलीफ़ें, परेशानियां, तनाव, इन सब में हम घिरे हुए हैं, डायबिटीज़ हम देख रहे हैं। तो इन सारी बीमारियों को कम करने में, इनका प्रभाव कम करने में भी योग बहुत मददगार साबित होता है। तो उसके लिए आप क्या सलाह देती हैं कि ऐसे लोगों को किस तरह से योग को अपने जीवन में उतारना चाहिए? दर्शन ये कहता है कि गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में व समभ्यसेत, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग की साधना की जानी चाहिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम है आपको, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है या मेंटल लेवल पर है, चाहे हम डिप्रेशन की बात कर लें या कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें देखा देखी साधे योग छीजे का या बाढ़े रोग, देखा देखी करेंगे तो तकलीफ हो सकती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो एस्थमा के पेशेंट्स के लिए रामबाण है, लेकिन कमर दर्द के पेशेंट के लिए नुकसान कर सकती है। सेम वे, मतलब योग को ये ना समझ लें कि ये तो हम मतलब यूं ही है, ऐसा भी नहीं है। जिस प्रकार से जो डॉक्टर्स हैं वो एक प्रकरण के बाद डॉक्टर बनते हैं, उसी प्रकार से योग गुरु भी एक प्रकरण के बाद ही योग गुरु बनते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ता टीचर ट्रेनिंग हमने किसी जगह से कर लिया और हम जो है टीचर बन गए, ये गलत सोच है। अगर आप ट्रीटमेंट के पॉइंट से योग को अपना रहे हैं तो आपको किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही इसको करना चाहिए। बाकायदा वो आपको एक हेल्थ फॉर्म देंगे, आप उसे भरें, आप अपने शरीर के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो दें, और फिर आपका एक प्रॉपर कैप्सूल बनाया जाए और उससे आप इसको अपनाएं। साथ में अगर हम डायबिटीज़, अस्थमा, इन बीमारियों की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि डायबिटीज़ में आप जब तक दवाई खा रहे हैं कि इंसुलिन जो है बनता रहे तब तक आप ठीक हैं, जब तक इनहेलर्स ले रहे हैं अस्थमा ठीक है। लेकिन योग में आपके पैंक्रियाज इफेक्टिव होते हैं तो इंसुलिन बॉडी से बनना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है तो अस्थमा दूर होता है। मतलब जब वो ऑर्गन लेवल पे काम करता है तो बाहरी दवाइयों की आवश्यकता धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो आचार्य प्रतिष्ठा, आप तो बहुत सारा काम कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को योग सिखा भी रही हैं और नृत्य भी सिखा रही हैं। किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको मिलता है आपके शिष्यों से, और आगे क्या करना चाहती हैं आप? जिंदगी के जो आपके और उद्देश्य या ध्येय या लक्ष्य हैं वो क्या हैं? देखिए, मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। मेरी यही शुरू से, जब से हमने होश संभाला, हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। और श्री कृष्ण ने कहा कि न तो अहम काम ये राज्यम न सुखम ना च पुनर्भवम,
काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। न मुझे सुख चाहिए, न मुझे धन चाहिए, न मुझे यश चाहिए, तो चाहिए क्या कि अगर मैं अपने जीवन में एक भी व्यक्ति का दुख हर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो मुझे लगता है हम इतने लोगों का दुख हर चुके हैं, और एक्सपीरियंसेस तो ये होते हैं कि हमारे आसपास यंगस्टर्स ही रहते हैं और उनका जीवन जिस तरह से परिवर्तित होते हुए हम देखते हैं, तो बस आनंद की अनुभूति होती है। और प्रभु से प्रति क्षण सिर्फ यही निकलता है कि प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रार्थना करते हैं कि कभी अहम हमारे अंदर ना आए, ईगो से हम दूर रहें और अपना कार्य जो है वो करते रहें। बहुत खूब। लेकिन चलते चलते जब योगाचार्य सामने बैठे हो तो एक तो जीवन का सूत्र ऐसा ले लेना चाहिए जो जीवन में हम सबके काम आए। कौन सा ऐसा सूत्र आप देती हैं जो वाकई जिंदगी में हमेशा हरदम साथ रहेगा? सबसे बड़ा सूत्र तो यही है कि प्रत्येक श्वास में उस प्रभु को आप धन्यवाद करें। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसको हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। पिछले दिनों एक अंग्रेज ऑथर की पुस्तक पढ़ रही थी, तो वो हिंदुस्तान आए, सीख कर गए। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे कहते हैं ईश्वर प्रणिधान तो वो लोग करते हैं, लिविंग एवरीथिंग टू द विल ऑफ गॉड, जो कुछ करना नहीं चाहते। बोले उनको मैं समझा नहीं सकता, बट आई नो दिस वन फीलिंग कीप्स मी अवे फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड स्ट्रेस। तो प्रत्येक श्वास में प्रभु का धन्यवाद करें कि बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा, तो आपके जीवन में एक सकारात्मक चेंज डेफिनेटली आएगा। जी, और इसी पॉजिटिविटी और सकारात्मकता की शायद हम सबको जरूरत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार हमसे साझा किया, आप यहाँ आई, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी आचार्य प्रतिष्ठा, हमारी आज की तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।